अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूँ सहरिश सलीम। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त वाकई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हुकूमत को एक ही वक्त में कई चैलेंजेस का सामना है। सियासी, सिक्योरिटी और अदालती मुहाज से घिरी इस हुकूमत को कहने को तो इत्तेहादियों का साथ मुयसर है, लेकिन ये इत्तेहादी पार्टीज हुकूमत में तो हैं, लेकिन किसी अहम मामले पर सिरे से ही ऑन बोर्ड नहीं है। IMF के साथ नए पैकेज के हसूल का मिशन हो या फिर अदालती मुहाज पर जजेस के बढ़ते शुकूक शुबहात, नून लीग अकेली इन तूफान नमा मसाइल का सामना कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी पुरसरार तौर पर या तो खामोश है या बास मामलात पर हुकूमत से अलग ही लाइन लिए हुए है। यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि मुख्तलिफ चैलेंजेस से घिरी इस हुकूमत का मुस्तकबिल कितना रोशन है और क्या इत्तेहादियों की मुख्तसर सपोर्ट से ये हुकूमत इन तूफानों का सामना कर पाएगी। सारी सूरत हाल पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है। रिजवान अजीज साहब मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में, सलमान आबिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ होंगे, जबकि अनवर रज़ा भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सर मैं आपसे शुरू करूँगी, क्या लगता है आपको नून लीग जो है उसकी बड़ी ख्वाहिश थी हुकूमत में आने की और अभी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कैसे निपटेंगे? हर पार्टी जो कि सियासत करती है वो इक़्तिदार में आने के लिए करती है, हर एक की ख्वाहिश है। कुछ लोगों की ये भी ख्वाहिश है कि हमारा मेंढक जो है वो चोरी हो गया, वो वापस किया जाए और जनाब हमें हुकूमत दी जाए। तो हर पार्टी की ख्वाहिश होती है, होनी भी चाहिए, नेचुरली सियासत की किस लिए जाती है। देखिए आज एक टू नामी टाइकोन का भी बयान आया है, वो भी पता चला है कि वो फाइलों को पहिए लगाते लगाते हुर्रियत फ़िक्र के बहुत बड़े मुजाहिद हो चुके हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब ओवर माई डेड बॉडी। अच्छा, दूसरा है 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उन के वर्सा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कल। वो भी हमें पता चला कि जी 1.5 साल के बाद उन्हें पता चला है कि बहुत जुल्म हो रहा है। उससे पहले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी नज़र से नहीं गुजरी, हो सकता हुई हो। उसके बाद सौदाबाजियाँ करके आला ओहदों पे पहुँचने वाले लोगों को ये भी पता चल गया है कि जी दबाव बहुत है, ठीक है। और दबाव के साथ साथ आपका जो इंट्रो लिखा है जिन साहब ने, उनको भी पता चल गया कि हुकूमत को चैलेंजेस बहुत हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये बुनियादी तौर पे इस वक्त लम्हा मौजूद में जो हो रहा है वो ये है कि किसी तरफ से हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए ताकि किसी को अडयाला से कोट लखपत मुंतकिल करने की बजाय, आप अंदाज़ा कीजिए ना कि जो फेक न्यूज़ का कानून आया है उसके ऊपर पाकिस्तान के वो तमाम सहाफ़ी यक ज़ुबान हैं। इनमें से कुछ सहाफ़ी वो थे जिन्होंने जब इस बात के ऊपर पटिशन की थी कि जनाब नवाज शरीफ साहब को का नाम लेने और दिखाने के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तो पटिशनर ही भाग गए थे। अगर आपको याद हो तो सफाइयाँ पेश की थी, फिर उन्होंने बाद में कि नहीं मेरा नाम तो गलती से डल गया था, 2-4 ही आखिर में रह गए थे। आजकल वो यकसू हो के एक मौजू पे बोल रहे हैं और दबाव बहुत है उनके ऊपर, कोई दबाव नहीं डाल सकता, ठीक है। पहले भी दबाव नहीं डाल सका और अब भी नहीं डाल सका। देखिए ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि ये सारी एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी हो रही है, मीडिया के महाज से भी, अदलिया के महाज से भी। और कुछ लोगों का ख्याल है कि 6 जून को जो बजट सेशन होना है उससे पहले हम मामलात को पीक पे ले जाएं और इतने पीक पे ले जाएं कि हुकूमत इस दबाव के अंडर कोलैप्स कर जाए। और इस दबाव को बढ़ाते बढ़ाते शौकत बसरा जैसे लोगों ने इंतहाई घटिया किस्म की बदजुबानी भी शुरू कर दी है, जो कि PTI का खासा रही है, क्योंकि जो वहाँ पे जितना बदजुबान होता है उसको आला ओहदे से नवाजा जाता है। तो मैं इसे तमाम आपके इंट्रो समेत तमाम सरगर्मियों को एक ही ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी का हिस्सा समझता हूँ। अब देखिए ये प्रेशर डाल पाते हैं कि नहीं। हो सकता है इनको किसी ने कहा हो कि प्रेशर डालो और आपके जो कायद हैं वो रिहा हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें यकीन दहानी हो कि अगले मंगल और बुध को जो फैसले आने हैं उनके अंदर जनाब उनको बरी कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है ना जी, लेकिन ये है एक ऑर्गेनाइज सरगर्मी का हिस्सा। बिल्कुल। सलमान साहब, रज़ी साहब ये कह रहे हैं कि दबाव बढ़ाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो इत्तेहादी हुकूमत बहुत बड़ी सपोर्टर रही है नून लीग की, तो इस वक्त वो कहाँ है जब मैंडेट पर भी शुकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा है और इत्तेहादियों की इस वक्त मुख्तसर सपोर्ट आ रही है जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो रिजवान अजीज साहब की बातें सुन के बड़ा मुस्कुराया हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पाकिस्तान के हालात बहुत अच्छे हैं। ये बिला वजह हुकूमत के ख़िलाफ़ एक कॉन्स्पायरेसी हो रही है जो शायद जुडिशरी कर रही है, मीडिया कर रहा है। इन्होंने तो माशाल्लाह उस कानून की भी हमायत कर दी, ठीक है ना। और साथ साथ ये जो इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, यानी सारी साजिशें हो रही हैं इस पाकिस्तान के अंदर। कुछ बाकी हालात बड़े अच्छे हैं,
کوئی نارمل حالات ہیں, کوئی ملک کو خطرہ نہیں ہے, نہ حکومت کو خطرہ ہے, نہ ریاست کو خطرہ ہے, کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ صرف ایک مصنوعی طریقے سے پیدا کیا جا رہا ہے. جی بالکل. سوال یہ ہے کہ اگر یہ مصنوعی طریقے سے پیدا کیا جا رہا ہے تو پھر ڈر کس بات کا ہے؟ پھر تو پاکستان کی اکانومی کو بھی گرو کرنا چاہیے, پاکستان کی پالیٹکس کو بھی گرو کرنا چاہیے, پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی گرو کرنا چاہیے, پاکستان کے حالات بھی بہت بہتر ہونے چاہیے, اور لوگوں کا حکومت پر اعتماد بھی بحال ہونا چاہیے. دیکھیں نا, ساری باتیں تو پھر بہت اچھی ہیں. کانسپائریسیز کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے. اگر ہم ایک اپنے آپ کو کسی رومانس میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھتے رہیں. پاکستان کا اس وقت کا جو کرائسس ہے وہ بڑا سیریس کرائسس ہے. بالکل. وہ کسی ایک حکومت کا پیدا کردہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نواز شریف صاحب کی حکومت نے یا شہباز شریف کی حکومت نے پیدا کیا ہے, کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. اب آپ دیکھ لیجئے ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشن کہاں کھڑا ہے, ہمارے ہاں قانون کہاں کھڑا ہے, ہمارے ہاں حکومت کہاں کھڑی ہے, ہمارے ہاں اپوزیشن کہاں کھڑی ہے, ہمارا میڈیا کہاں کھڑا ہے. اس میڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ رضوان رضی صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں, نہ بتانا چاہیں تو وہ ایک الگ کہانی ہے. یعنی جو کچھ اس میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستان اور پاکستان سے باہر ہماری تصویر ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. کتنی مطلب بتائیے, 2.5 سال تو مجھے ہو گئے ہیں یہ ساری ریجیم چینج کے بعد کی کہانی سنتے سنتے. پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر کی بارش آ رہی ہے, کبھی کہاں سے آتی ہے بارش, کبھی کہاں سے بارش آتی ہے, پھر کہتے ہیں نہیں وہ بادل آ گئے ہیں, پھر وہ تھوڑا سا دھند آ گئی ہے, کبھی رک گئے ہیں پیسے, پھر پیسے آ جائیں گے. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر خود کہہ رہا ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, رضوان رضی صاحب نے شاید یہ آواز سنی نہیں ہے, انہوں نے کہا جہاں میں جاتا ہوں لوگ میری شکل دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ میں پیسے مانگنے آیا ہوں. یعنی یہ ہماری اس وقت کی ریاست کی, میں حکومت کی بات نہیں کر رہا, ریاست کی صلاحیت ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کس طرح سے بات کر رہے ہیں. مودی کس طرح کی گفتگو کر رہا ہے, باہر کی دنیا میں کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب آپس میں الجھ گئے ہیں, ہم سب آپس میں لڑ پڑے ہیں. کبھی ہمیں جوڈیشری کے اندر سے کانسپائریسی نظر آتی ہے کہ جی ججز شاید کسی اور کی زبان بول رہے ہیں, کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید کسی اور کی زبان بول رہی ہے, کبھی ہمیں لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کسی اور کی زبان بول رہی ہے, کبھی کل ہمیں مولانا فضل الرحمان بہت اچھے لگتے تھے آج کی حکومت کو, اور اس وقت کی پی ٹی آئی کو بڑے خوفناک لگتے تھے, آج پی ٹی آئی کو بہت اچھے لگنے لگ گئے ہیں. رضوان رضی صاحب سمیت بہت سے لوگوں کو لگتا ہے وہ بھی مجھے ابھی بھی نہیں چلے اچھے لگتے ہوں گے, لیکن آپ کو لگتا ہے سن تو لو نا یار, اچھا چلو سن تو لو, تسی کیا جو سازش کا حصہ ہے یار سن تو لو. اچھا نہیں میں گاڑی نہیں پا رہا, میں واپس لینا الفاظ, لیکن یہ میں کہہ رہا ہوں کہ رضوان رضی صاحب کو لگتا ہوگا شاید اب فضل الرحمان جو گفتگو کر رہے ہیں اور وہ جس بحران کی بات کر رہے ہیں, اب پتہ نہیں وہ کس کی کانسپائریسی کا حصہ ہے, وہ کس سازش کا حصہ ہے, وہ بھی پتہ چلنا چاہیے. رضوان رضی صاحب کل کسی پروگرام میں دوبارہ انکشاف کریں یہ مولانا فضل الرحمان کس کی سیاست کر رہے ہیں اور وہ کس سازش کے تحت اس حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں. دیکھیے بات اتنی سادی نہیں ہے. اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو کچھ یہاں پر ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ابھی جب یہ بجٹ آئے گا اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا نا, آئی ایم ایف نے کہا کہ شاید کے ساتھ آپ کو بجٹ دینا پڑے گا, ادر کنڈیشنز ہوگی, وہ کنڈیشن دے رہے ہیں نا, اس کنڈیشن کا بوجھ کس پہ ڈالیں گے؟ وہ بوجھ نواز شریف پہ گرے گا, عمران خان پہ گرے گا, زرداری پہ گرے گا, کسی رولنگ ایلیٹ پہ گرے گا, یا آپ پہ اور مجھ پہ گرنا ہے؟ یہ سارا کا سارا بوجھ ہم پہ گرنا ہے نا. جب ہم پہ گرنا ہے تو ہمیں اس ساری سیاست کے ساتھ, اس جمہوریت کے ساتھ کیا فائدہ مل رہا ہے؟ کیونکہ لوگوں کی زندگی تو مشکل میں ہے. اب رضوان رضی صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی حالات بڑے ٹھیک ہیں, کوئی کانسپائریسیز نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا بڑی خوشحالی ہے, خوشحالی ہے. اچھا چلیں چلیں, آپ نے کہا کہ سارے لوگ اس حکومت کے خلاف کانسپائریسی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک اور بتا دوں, آپ نے ابھی کہنا ہے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا اس سے مذاکرات کر لیں, یہ بھی اس کا حصہ ہے. چلیں وہ تو آپ کی خواہش ہے نا, آپ نے تو دیکھے نا, آپ نے تو ماشاءاللہ آپ نے تو میں نے تو آپ کے خطبے سنے ہوئے ہیں سر, جس میں آپ نے کہا تھا 2 دن جیل میں برداشت نہیں کر سکیں گے, وہ باہر نہیں نکل سکیں گے, وہ کپ کپ آ جائیں گے, وہ رو پڑیں گے, وہ چلائیں گے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ سنی ہوئی ہیں. چلیں نہیں کہیں تو پھر میں آپ کے آرکائیو ڈپارٹمنٹ سے نکال کر آپ میری طرف سے ڈال دیں. اب سوال صرف یہ ہے, دیکھیں عجیب بحث میں نہ جائے. بحث یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت کا ریاستی بحران, پاکستان کا اس وقت کا سیاسی بحران, پاکستان کا اس وقت کا معاشی بحران ایک غیر معمولی اقدامات ہم سے چاہتا ہے. پولیٹیکل سکور کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کے خلاف. فلاں کیا کہہ رہا ہے, قیدی نمبر 804 کیا کہہ رہا ہے, نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں, عمران خان کیا کہہ رہے ہیں, فلاں کیا کہہ رہے ہیں, یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھیں, اس معیشت کو آپ نے کیسے آگے لے کے چلنا ہے, اس ریاستی نظام کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. اگر چل سکتے ہیں تو چلیں, اسی میں لوگوں کا بھلا ہے اور اسی میں اس ریاست کا بھلا ہے. لڑتے رہیں, ٹکراؤ پیدا کرتے رہیں, محاذرائی پیدا کرتے رہیں, تناؤ پیدا کرتے رہیں, نفرت کرتے رہیں, دشمنیاں لیتے رہیں, اس ملک کو جہاں آپ نے پہنچانا ہے وہاں پہنچا رہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, حکومت کو محاذ تو بہت سارے درپیش ہیں, لیکن یہاں پر جیسا کہ سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی جو ہے وہ کیے جائیں, اقدامات کیے جائیں, پھر ہی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کون سے غیر معمولی اقدامات ہیں جو کیے جانے چاہیے؟ پچھلے کوئی 13 منٹ کی بحث میں سن رہا ہوں, اور 13 منٹ میں جو خطرے کا لفظ ہے وہ کوئی 2 درجن مرتبہ لیا گیا.
खान साहब ने भी, गजी साहब ने भी खतरे का जिक्र किया। जी। खतरा खतरा खतरा, हुकूमत को बहुत खतरा, बहुत खतरा है। और दूसरा लफ्ज जो मैंने सुना है, जो तकरीबन 6 दफा तो मैंने सुना है, वो बहरान है। बहरान। मुझे चाहिए कि पिछले 50 सालों से हम कह रहे हैं कि जो भी हुकूमत आती है, हुकूमत को खतरा है, हुकूमत को खतरा है, हुकूमत को चैलेंजेस हैं। मुझे दुनिया में कोई एक हुकूमत का नाम बता दें जो चैलेंजेस को, जिसका सामना चैलेंजेस, जिसके सामने चैलेंजेस ना हो। जी। जो भी हुकूमत दुनिया में आती है उसको चैलेंजेस उसके सामने होते हैं। इंटेंसिटी किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। अब आप मुझे बताइए कि हम कह रहे हैं कि हुकूमत को सियासी खतरा है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो हुकूमत है उसको किसी किस्म का सियासी खतरा नहीं। देखिए, खतरे के अंदर एक तफरीक कर लें। एक होता है खतरा, एक होता है वजूदी खतरा या जानी खतरा कि हुकूमत उलट जाएगी, हुकूमत खत्म हो जाएगी। इस वक्त जिसको वो अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, इस वक्त की हुकूमत को किसी किस्म का जी। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जानी खतरा, वजूदी खतरा की हुकूमत उलट जाएगी, किसी किस्म की सियासी जमात से नहीं, किसी सियासी ताकत से उसको ये खतरा नहीं। मईशत सबसे बड़ा खतरा है, ये मैं मानता हूं कि मईशत की तरफ से खतरा आ सकता है। और वो खतरा आता है बेसाख्ता एहतजाज, जब ठीक। अचानक एहतजाज शुरू हो जाए, अनऑर्गेनाइज्ड एहतजाज। ये नहीं कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेगी, उनको बसें सपोर्ट की जाएंगी और वो लोगों को निकलेंगे और उसके नतीजे में हुकूमत उलट जाएगी। ऐसा नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख। जब तक इस इमोशनल एहतजाज, लोग सोचे समझे बगैर सड़कों पे निकल आए, किसी पार्टी के बगैर, वो खतरा हो सकता है। अदरवाइज किसी किस्म का सियासी खतरा नहीं है। इस वक्त हुकूमत जो है और वो अपने पांव पे खड़ी रहेगी। जो अच्छी खबरें हैं वो बिकती नहीं, जो गंदी खबर है वो बिकती है, वो आप लोग भी बेचते हैं और वो लोग खरीदते भी हैं। मुझे ये बताइए कि किसी ने ये जिक्र क्यों नहीं किया पिछले 13 मिनट की बहस में कि 23 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत कम हुई है। किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि आटा जो हर पाकिस्तानी खानदान की जरूरत है, हमारे हम हर आटे का इस्तेमाल बेतहाशा, किसी ने ये जिक्र नहीं किया कि सारिफ के लिए आटे की कीमत में जो 15 किलो का बैग है उसमें कम से कम 1,000 रुपए का 1,000 रुपए की कमी आई। बिल्कुल। जो एलपीजी के सिलेंडर है जो 14-15 हजार रुपए का था वो आज 11-12 हजार रुपए का, किसी ने इसका जिक्र नहीं किया। ये हकायक है, ये जमीनी हकायक है। चैलेंजेस दुनिया की हर को दरपेश हैं, इस हुकूमत को शायद ज्यादा दरपेश। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, महंगाई की शरह में नो डाउट थोड़ी सी तो कमी आएगी। चलें, कुछ नहीं, आगाज गन्ना तक जो शुरू है वो हुआ। 300 रुपए से 70 रुपए का हो गया। प्याज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जो सस्ती हुई हैं। चिकन सस्ता हुआ है आजकल। अनवर रज़ा साहब, आपसे जानना चाहूँगी कि अदलिया के साथ भी जो कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत के और पंजाब हुकूमत के कुछ मामला चल रहे हैं और जहाँ पर कुछ केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं वहाँ पर कुछ केसेस नए बनाए भी जा रहे हैं। अब जहाँ पर सियासी मुज़ाकरात की अगर हम बात करें, सियासी मुज़ाकरात की बात भी बार बार की जाती है, लेकिन नए केसेस के हवाले से नए इक़दाम भी देखने में आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जो सियासत है ना उसमें मुकदमा भी वक्त के मुताबिक बनाए जाते हैं। उससे होता क्या है, आपके इदारे को नुकसान पहुंचा। अगर आप सियासी मुकदमा बारगेनिंग के लिए बनाते हैं तो फिर पब्लिक और हम इस बात को कहने में हक बजानिब होते हैं कि हमारे इदारे जो है पोलिटिसाइज हो चुके हैं। और दूसरे केसेस जो इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं, मेरे मुराद करप्शन से है, वो केसेस भी, उन केसेस को भी जब अदलिया में लेकर जाया जाता है तो उन केसेस पर भी उस तरह फैसले नहीं होते जितना फैसले होने चाहिए। उन केसेस को भी सियासी बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप सियासत को इस बारगेनिंग के तौर पर इदारों को इस्तेमाल करेंगे तो फिर अवाम मीडिया उस पर जरूर बात करेगा। अब आपने कहा केसेस बनते हैं, जब बनते हैं तो हम हालात देख रहे हैं, मारूदी हालात जो है पोलिटिकली के तमाम केसेस हैं की बेल पीटी उनको मिलती चली जा रही है। ठीक है, मिलनी चाहिए, अदालतें इस पर फैसला कर रही है, सब जुडिस मामला है। लेकिन अब जब नए केसेस बनेंगे उसका मकसद क्या होगा? सियासी बात को आपने जगह पर रखना है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी हो चुका और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बारी है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब फैसला साजों को, ताकतवर हलकों को जरूरत पड़ती है तो वो फिर मुज़ाकरात भी करते हैं, बारगेनिंग भी करते हैं। और हमने देखा है, ये तारीख की गवाह है
कि जिला वतन फिर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। बिल्कुल। लिहाजा सियासत को मैं समझता हूँ कि इस वक्त हुकूमत को सियासत को अलग करना चाहिए। आपको माशी चैलेंजेस हैं, आपने उनका मुकाबला करना है। जब हुकूमत परफॉर्म करेगी तो ये भी एक बहुत तगड़ा मैसेज जाएगा उन सियासी जमातों को जो परफॉर्म नहीं करती रही या जो इस वक्त मुश्किलात में हैं। लिहाजा इस पंजाब हुकूमत को, इस वफाकी हुकूमत को अपनी परफॉर्मेंस पर जोर देने की जरूरत है। जब आप काम कर रहे होंगे फिर लोगों को भी आप लीड देंगे तो लोग भूल जाएंगे कि हमें इस जमात का नारा लगाना है। हाँ, एक नैरेटिव है जो सोशल मीडिया पर है, उस पर हुकूमत को, रियासत को काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी प्रोपेगेंडा, बहुत सारी गलत जो चीजें हैं वो प्रिवेल करती हैं और जो सच बात होती है वो दब जाती है। इस पर रियासत को और हुकूमत को मुस्तकिल तौर पर काम करने की जरूरत है। वो कोई भी गवर्नमेंट हो उसको काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप अच्छे तरीके से सियासत को भी आगे लेकर चल सकते हैं, हुकूमत भी बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव बात डॉक्टर साहब ने दुरुस्त कहा कि हमारे यहाँ पॉजिटिव चीज जो है वो खबर नहीं होती, लेकिन आप कम से कम लोगों को बताइए तो सही। अगर हम नेगेटिव और जो मनफी चीजें होती हैं तो उसका इजहार करते हैं कि फलां हुकूमत ने ये किया और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर हमें इसमें बताना चाहिए कि हमें ये पॉजिटिव चीजें, देखिए चेंज आएगी, तब्दीली आएगी। आवाम जो है, आवाम को रिलीफ चाहिए। जब आवाम को रिलीफ मिलेगा तो मैं समझता हूँ फिर जो माजी में चीजें हैं वो भूल जाएंगी और जो वो सियासी बयानियां हैं जो गलत है या दुरुस्त है उस पर एक बहस की जा सकती है, वो भी कम होगा, उसको भी काउंटर किया जा सकता है। उसे काउंटर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरह इकोनॉमी के चैलेंजेस है, इसी तरह ये भी आप इसको सोशल दहशतगर्दी कह सकते हैं। इसकी वजह से जहन साजी होती है हमारी यूथ की, उस जहन साजी को रोकना है। हाँ, जो ठीक चीज है आपने वो बतानी है, हमारा ये काम है, हमने लोगों को बताना है। हम और जो गलत चीज है उसको गलत बताना है। इस पर फैसला किसने करना है? इस हुकूमत ने करना है, रियासत ने करना है, ताकतवर हल्कों ने करना है। हमने जो असल पिक्चर है वो आवाम के सामने रखनी है, वो सियासतदानों के सामने रखनी है, वो फैसला साजों के सामने रखनी है। उस पर तनकीद की होती है जब आप जो हकायक हैं उनको पते पुष्ट रखते हैं और ऐसा बयानिया लेकर आते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस तो हो रही है, रिजी साहब वो कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस तो हो रही है, लेकिन मैं ये बता दूं कि मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि महाजराए के खात्मे और अदलिया से मुतालिक अमूर के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि दूसरे इदारे जो हैं वो दूसरों के मामलात में दखलंदाजी ना करें तो अच्छा होगा कि जडेजा ने ख़त लिखा। अच्छा, पता नहीं ये मुज़ाकरात किन के दरमियान होंगे, ये तो सलमान आबद साहब हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। ये बहुत पहुंची हुई शख्सियत हैं, क्योंकि ये ऐसी बातें भी मेरे नाम पे थोप देते हैं जो मैंने कहीं नहीं होती। लेकिन गुज़िश्ता दिनों उमर अयूब साहब जो हैं और असद उमर साहब, ये दोनों लाहौर के एक बड़े महंगे चाय खाने के, नहीं असद क्या सर, मैं सर अर्ज कर रहा हूँ, वो असद उमर साहब जो हैं वो उमर अयूब साहब से लाहौर के एक बड़े महंगे चाय खाने में मिले। वहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं हमारे, उन्होंने उनकी तस्वीर भी खींच ली हैं। अच्छा। अब असद उमर साहब वो हैं जिन्होंने रोते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो था वो सियासत को खैरबाद कह दिया था। हो सकता है नज़रसानी उनके आई हो, इसकी तफसीलात आपको अपना सलमान आबद साहब बताएंगे। लेकिन मुझे जो इस पूरे मंजरनामे के अंदर नज़र आ रहा है कि देखिए, एक बहुत डॉक्टर साहब मेरी रहनुमाई करेंगे इस हवाले से, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, कि देखिए हमें बताया गया था कि मई के अंदर IMF के साथ डील हमारी फाइनल हो जाएगी और उस डील की रोशनी में हम बजट बनाएंगे। लेकिन फिर चुपके से हमें बताया गया कि नहीं, मई में डील नहीं हो रही, जुलाई में जाएगी। उन्होंने कहा पहले आप बजट पेश करें। फिर ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर भी बात आ गई कि इतने आपके होने चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर को भागम दौड़ जाना पड़ा। और इस वक्त आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि कुवैत और मेरा ख्याल है कुवैत और नहीं वो जो है UAE नहीं, वो उसके साथ जो कतर, हाँ, कुवैत और कतर के उमरा जो हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ ला रहे हैं। अब पहले भी हम इनसे पैसे लेके अपने ख़जाने में रखते थे और IMF की कंडीशनैलिटी को मीट किया करते थे कि जी आपके इतने ज़र मुबादला के ज़खायर होने चाहिए। तो उनके आने से भी यही मुराद है। एक मुआशी महाज के ऊपर एक बहरान है, हमने IMF की डील के साथ आगे बढ़ना है। चीन समेत हमारे तमाम दोस्तों का ख्याल ये है कि हमारे पास IMF का छत्र छाया होना चाहिए। IMF अपना छत्र छाया या सर्टिफिकेट देने के हवाले से कंजूसी का मुजाहरा कर रहा है। वो कह रहा है कि जी आप ये कीमतें बढ़ाएं, इतना रेवेन्यू शॉर्टफॉल है तो ये कीमतें बढ़ा के पूरा कर लें। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे सलमान ने कहा कि प्रेशर किस पे आना है,
दबाव किस पे आना है, कॉस्ट किसने पे करनी है, इस पूरी सियासी जो है वो लड़ाई की वो आम आवाम ने पे करनी है। और उसकी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं और वो सूबाई हुकूमत जिसने 25-25 हज़ार के ऊपर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम के ऊपर आपको और मुझे गालियां देने वाले रिक्रूट किए हुए, बाकायदा मुलाजम रखे हुए हैं, उनको कोई इस हवाले से ख्याल नहीं है कि वो ये गालम गलोच बंद कर दें। पाकिस्तान को वाकई माशी महाज के ऊपर चैलेंज का सामना है, वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं इस महाज के ऊपर। तो मेरा ख्याल ये है कि तमाम लोगों को, जो तमाम फ्रीकैन हैं, उनको अदा करनी चाहिए। बहरहाल मैं इस बात का मुंतज़र हूँ कि बहरान तो कई तरह के हैं ना जी। एक तो सियासी मुखालफिन से भी जो बातचीत नहीं हो रही, आपके बकौल वो भी बहरान है, और माशी महाज के ऊपर भी बहरान है, और अदलिया का अलग बहरान है। अब पता नहीं राणा साहब ने किस बहरान के हल के लिए मुज़ाकरात शुरू होने की नवीद हो सुनाई सकता है। है कल तक वो बता दें, क्लैरिफिकेशन दे दें कि उन्होंने किस उनके जहन में क्या था कल जो तक उन्होंने नहीं, वो किया। आज ही हो सकता है किसी टीवी चैनल पे बैठ के बता दे। सलमान सकता है साहब के ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, हो सकता है इनको फोन करके बता दे। ठीक है, नून लीग को किस तरह की सूरत हाल का सामना है, सलमान आबिद से जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात हो हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस की, तो सबसे बड़ा मसला इस वक्त मौशी मसला देखने में आ रहा है, जहां पर IMF की जानिब से तमाम अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने का मुतालबा किया गया है। जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आप रोशनी फरमाइएगा ज़रा इस पर कि अब हुकूमत जो है वो किस तरह से मैनेज कर सकती है इस मसले को। देखिए, पहली बात यह है कि इजाफी टैक्स लगाना या डिमांड करना, मैं समझता हूँ कि IMF की एक बहुत बड़ी गलती है, और वो अपनी माजी की गलतियों से सीख नहीं पाते। देखिए, अर्जेंटीना एक मुल्क है, उसने कोई 22 प्रोग्राम किए हैं IMF के साथ, और हर प्रोग्राम में शर्त होती थी कि टैक्स बढ़ाओ और टैक्स बढ़ाओ। वो प्रोग्राम सारे के सारे अर्जेंटीना में फेल हुए। मिस्र में कुछ टैक्स बढ़ाए गए, जिम्बाब्वे में टैक्स बढ़ाए गए, यूक्रेन में जंग हो रही है वहाँ पे भी टैक्स बढ़ाए गए। IMF गलती करता है जब वो अपने प्रोग्राम में टैक्स बढ़ाने की शर्त लगाता है, और ये गलती आपको ऑन द ग्राउंड नजर आती है। बहुत सारे मुल्क जिनके मैंने आपको, यूनान में अभी रिसेंटली ग्रीस में ऐसा हुआ, टैक्स बढ़ाया और इकॉनमी जो है वो मजीद खराब, और उसके पीछे एक बड़ी ठोस वजह है। जब टैक्स आपके और मेरे ऊपर बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि आपकी और मेरी जेब से हुकूमत पैसा ले जाती है, पैसे कम रह जाते हैं, हम खरीदारी कम कर देते हैं। जब हम खरीदारी कम करते हैं बाजार में जाके, तो फैक्ट्रियां चीज़ें कम बनाना शुरू कर देती है, कुछ खरीद नहीं रहा। जब फैक्ट्रियां अपनी प्रोडक्शन कम करती है तो फिर वो नौकरियां ज़ाया होना शुरू होती हैं, हम लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं, तो जिसको हम कहते हैं विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान में अगर IMF ये डिमांड कर रही है कि टैक्स को मजीद बढ़ाया जाए, उसके नतीजे में मईशत मजीद खराब होगी, वो दुरुस्ती की तरफ नहीं जाएगी, और ये रिकॉर्ड पिछले 40-50 साल का रिकॉर्ड है। और IMF को, मेरी नज़र में IMF को अपनी ही गलतियों से कुछ सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो डिवैल्यूएशन के ऊपर जोर देता है IMF, और हर मुल्क में जाके ये पहले करेंसी डिवैल्यू करवाता है, इसका भी कभी कोई पॉजिटिव निकला है, या ये वैसे ही बेड़ा गर्क होता है जिस तरह टैक्स बढ़ाने से होता है? अच्छा, एक तो रिजवान साहब, जितने एग्रीमेंट्स मैंने मुल्कों और IMF के दरमियान पढ़े हैं, उनमें पाकिस्तानी एग्रीमेंट भी शामिल हैं जो पब्लिक तक पहुंच पाते हैं, उसमें IMF ने कभी भी डिवैल्यूएशन का नहीं कहा। अच्छा। IMF ये कहती है कि लेट द मार्केट डिटरमिन द रेट। आपका जो सेंट्रल बैंक है वो मुदाखलत न करे, जो खरीदने वाले डॉलर्स हैं, जो बेचने आए हैं डॉलर्स में, उन मार्केट फोर्सेस के दरमियान आपकी करेंसी का रेट जो है वो डिटरमिन हो। तो लेट द मार्केट डिटरमिन, वो हुकूमत की मुदाखलत के खिलाफ होता है, वो डिवैल्यूएशन पे जोर नहीं है। ठीक हो गया, लेकिन मसला ये है ना कि हमारी इतनी डिस्टॉर्टेड मार्केट है। पाकिस्तान की ओपन मार्केट से डॉलर परचेज होके अफ़गानिस्तान, ईरान स्मगल होते हैं, और जो हमारे लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं
बैरून मुल्क जाए अपने अखराजात पूरे करने के लिए वन वे और द अदर। हमारे यहाँ तो मल्टी नेशनल सर ओपन मार्केट से डॉलर ख़रीद के और अपने जो उन्होंने टैक्स अवेडेड इनकम होती है, ये जो आप बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पे गोरा करने वाली क्रीम लेके आते हैं सलमान आबद साहब, तो वो आम मार्केट से सस्ती क्यों मिल रही होती है? उसमें टैक्स चोरी किया गया होता है। कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि IMF जब जिस वक्त डिक्टेट करता है तो उससे मसाइल पैदा होते हैं जी। लेकिन एक चीज़ ये भी तो माने ना कि पाकिस्तान जो है हर दफ़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कमिटमेंट करता है दुनिया के साथ और करता नहीं है। हाँ। तो जो काम पाकिस्तान को करना चाहिए वो भी तो करे ना भाई। यानी आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, FBR के अंदर रिफॉर्म्स करनी है, आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, आपने टैक्सेशन की रिफॉर्म्स करनी है, आपने ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स करनी है, आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स करनी है। यानी जिन कामों के अंदर स्ट्रक्चरली हमने चेंजेस करनी है, हमारी गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, वो आके कंप्रोमाइज कर देती है। FBR के अफसर फालक तो किए हैं, बस वो फारिग ही किए ना सर। लेकिन हम करते क्या है, जो काम हमें क्योंकि वजह क्या है, जो ताकतवर लोग हैं ना सर, हम उनको किसी शिकंजे में लाना ही नहीं चाहते, उससे हमारे सियासी टच ही नहीं करना चाहते। वो गवर्नमेंट्स के अंदर बैठे हुए हैं, वो मिनिस्टर्स नजर आते हैं सर, वो बड़े ताकतवर लोग हैं। अब वो बाहर बैठे। अच्छा, अगर वो बाहर भी बैठे हुए हैं तो सर हुकूमत पे असरअंदाज होते हैं। हाँ, मैं आपसे बहुत मजबूती है। इसलिए ये भी मानना पड़ेगा कि हम IMF पे भी जरूर तनकीद करें, लेकिन जो हमारा अपना हुक्मरानी का निजाम है जिसमें हम एंटी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, उसको भी हमें मानना पड़ेगा कि उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनल प्रेशर आता है, फिर हम आम आदमी पे बोझ डालते हैं और ताकतवर लोगों को रिलीफ देते हैं। डॉक्टर साहब, ये सलमान आबिद साहब ठीक कह रहे हैं या नहीं सर? सलमान आबिद साहब ने अगेन वो जिसको हम कहते हैं ना कि एलिफेंट इन द रूम, जो हाथी बैठा है ना कमरे के अंदर, उसका नाम जो हाथी है जिसने फेडरल हुकूमत को, जिसको कहते हैं कि माली कहत का नतीजा बना दिया है, वो है NFC अवार्ड। या बिल्कुल ठीक करें, जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड है। अब वो रिजवान साहब अंग्रेजी में कहते हैं कि मैथमेटिक्स डील्स विद पॉसिबिलिटीज, कि हमारा मैथ का जो डिसिप्लिन है वो इम्कानात के मुतल्लिक होता है। तो जो NFC अवार्ड जब तक जिंदा और कायम है, उसके नतीजे में विफाकी हुकूमत बजट नहीं बना सकती जी, भी नहीं बन। अब आप सोचिए कि जो अभी बजट आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि तकरीबन 16,000 अरब जो है वो टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू हुकूमत इकट्ठा करेगी। ये रवीजा 16,000, उसमें से तकरीबन 7,000 जो है वो सूबों में बांट देंगे, यानी कि सारे के सारे इख्तियारात सूबों के पास और सारी की सारी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत के। 10,000 अरब उसमें से चला जाएगा। ठीक है रिजवान साहब, बिल्कुल सही है। अरब में चला गया, 7,000 सूबों को दे दिया, फेडरल हुकूमत खाली हो गई। अब आप मुझे ये सुना दीजिए सिर्फ 2 नुकते, जो 1800 अरब हमने दिफा के लिए, मुल्क के दिफा के लिए मुख्तस किया था पिछले साल बजट के अंदर जी, क्या सिर्फ इस्लामाबाद का दिफा था? नहीं, नहीं था। अच्छा, जो 10,000 अरब इस साल हम सूद की मद में खर्चेंगे, सूद की मद में देंगे, क्या जो कर्जाजात लिए गए थे जिसके लिए हम ये 10,000 अरब दे रहे हैं, क्या वो सारे कर्जाजात इस्लामाबाद के ऊपर खर्च हुए हैं? नहीं, ऑफ कोर्स सूबों को दिया। डॉक्टर साहब, इसीलिए वो जो 18वीं तरमीम है उसको जरा रिविजिट करने की जरूरत है। हाँ, लेकिन उसमें होता ये है ना डॉक्टर साहब, एक और भी तो ट्रेजेडी है ना इसके साथ। आवाज़ कट रही है डॉक्टर साहब की, तो मैं फ़ायदा उठा लूँ। एक उसमें और भी ट्रेजेडी है ना कि ये जो NFC था, इसका अगला जो लेवल था वो PFC भी था, PFC था, प्रोविंशियल फाइनेंस का PFC भी था। अब फंड जो जाते हैं वो सूबाई लेवल पे जाके रुक जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक ट्रांसफर नहीं होते, सूबाई लेवल पे अन्य पैसा खर्च होता है और भी होता है नॉन प्रोडक्टिव। अब देखिए ना, सूबाई KPK के अंदर सूबाई हुकूमत ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम के ऊपर बकायदा जर्नलिस्ट भी भर्ती किए हुए जिनको 25,000 रुपए महीना देते हैं। आई मीन इसका वो 25,000 तो बाहर निकल आओ, बाकी सूबे की करते पे आइंदा वो तो उत्थे भी आओ ना जरा यार देना। आइंदा जो है, आइंदा तो मैं तो ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ टॉप ਤੇ देना कि ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ पंजाब हुकूमत ਜਿਹੜੀ है। आइंदा जो है, आई मीन अगर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड्स जाएं तो उनसे कोई इकोनॉमी के अंदर बेहतरी हो, लोगों की लाइफस्टाइल के अंदर बेहतरी आए, तो वो करते नहीं है। इसकी वजह से ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। रिविजिट करना पड़ेगा हमें 18वीं तरमीम को।
ٹھیک ہے انور رضا صاحب، IMF کی شرائط جو ہیں حکومت تو ظاہر کرتی ہے کہ بہت زیادہ مشکل ہیں، نہیں مینیج کیا جا سکتا، لیکن عوام پر کس طرح سے غیر معمولی اضافہ ہو سکتا ہے، اس کو ایڈریس کریے گا پلیز۔ دیکھیے جس سے آپ قرض لیتے ہیں کے مطابق آپ کو قرض دیتا ہے، یہ پاکستان کو سوچنا ہوگا کہ اس نے اب IMF کے پروگرام کے سے نکلنا ہے، اور وہ کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے کہ آئندہ 3 سال کے بعد یا پھر ہم 5 سال کے بعد پروگرام سے نکل سکتے ہیں۔ دیکھیے عوام پر ٹیکسز لگانا وہ تو پھر ضروری ہوتا ہے، جب انہوں نے کہا ہے بجلی مہنگی کرنی ہے، آپ کو گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، پیٹرول پرائسز کبھی کم ہوں گی کبھی بڑی ہوں گی، یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ جو IMF سے آپ قرض لیتے ہیں، یہ ذرا جب سے پاکستان نے قرض لیا ہے آج کے دن تک یہ ذرا اس پر بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ وہ آخر قرض لگا کہاں پر ہے، اور اس قرض سے جو آنے والی حکومتیں ہیں انہوں نے اپنے اوپر کتنے اخراجات کیے ہیں، ذرا اس پر تحقیق ہو جائے، یہ بھی ذرا عوام کے سامنے آتے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں قرضوں کی ادائیگی سود سمیت کتنی گئی، جو اشرافیہ تھی، جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے اپنے اللہ تلوں پر کتنے پیسے خرچ کیے، اور اس میں دیکھا جائے گا کہ عوام پر کتنے پیسے خرچ کیے گئے۔ آپ کو نظر آئے گا اس میں زیادہ ادائیگیاں جو سود سمیت کی گئی وہ ہوں گی، جو اللہ تلے کی ہے حکمرانوں نے وہ ہوں گے، اور کم پیسہ جو ہے وہ عوام پر خرچ کیا جائے گا، لیکن اس قرضوں کا جو بوجھ ہے وہ سارا جو ہے وہ عوام پر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس بھی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو تسلیم کرتے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، اور جو اکاؤنٹیبل کرنا ہے وہ ان حکمرانوں کو کرنا ہے کہ جو اپنے دنوں میں اپنے قرضے لیتے ہیں اور اس کا بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑتا ہے، اور ہر شہری کو اس قرضے کی سود سمیت ادا کرنا پڑتا ہے۔ جی بالکل سلمان صاحب، کچھ دیر پہلے رضی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو فنڈز ہوتے ہیں وہ صوبے تک محدود رہتے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول تک نہیں پہنچ پاتے، آپ کو کیا لگتا ہے کمی کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ کمی دیکھیں بڑی زبردست بات کی رضوان رضی صاحب نے کہ اصل میں ہمارا تو ڈی سینٹرلائزیشن پہ یقین ہی نہیں ہے۔ ہم تو سارے کے سارے، جیسے پہلے ایک زمانے میں وفاق کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ہمارے فنڈ کھا جاتا ہے، صوبے گلا کرتے تھے، اب صوبے ڈسٹرکٹس گلا کر رہے ہیں کہ صوبے جو ہے وہ ہمارے فنڈز کے اوپر مگرمچھ بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا 3 ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، 3 ٹیئر آف گورنمنٹ یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں۔ اگر یہ تینوں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہوگا تو آپ کے گورننس کے سسٹم ریزالو بھی نہیں ہو سکتے، اور تینوں کی پاورز ان کو نہیں دی جا رہی عینی طور پر، سیاسی طور پہ، انتظامی طور پہ ان کو پاور نہیں دی جا رہی۔ تو اسی وجہ سے جو گورننس کا کرائسس آیا وہ اسی وجہ سے آیا۔ آپ نے 18ویں ترمیم کر لی مثال کے طور پہ، اب کرنے کے بعد ٹماٹر کے ریٹ مہنگے ہوتے ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہم گالیاں نکالتے ہیں پرائم منسٹر کو، حالانکہ وہ بنیادی طور پہ ذمہ داری چیف منسٹر کی ہے، اور چیف منسٹر نیچے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرے گا۔ چیف منسٹر وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل کرے گا اگر لوکل گورنمنٹ نہیں، اگر لوکل گورنمنٹ موجود ہے تو ہمارے ہاں تو سندھ کے علاوہ اور کہیں لوکل گورنمنٹ اس وجہ سے ہمارے ہاں جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے نا جی، وہ بڑا پور کانٹیکس ہے، اور یہ انفارچونیٹلی اب پروونشل گورنمنٹس آر مور اکاؤنٹیبل، اور ان کو وہ ٹرانسپیرنسی کے میکنزم ڈیولپ کرنے پڑیں گے اور وہ جواب دیں گے، ورنہ وفاق کے پاس جب سوالات جائیں گے تو پھر وفاق کہے گا کہ 18ویں ترمیم کے اندر ریوزٹ کریں، کیونکہ اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ صحیح رضی صاحب، ابھی جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ کمی کہاں پہ رہ جاتی ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ FPR کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 1 سال میں 3700 ارب روپے اضافی ریونیو اکٹھا کرنا ہوگا، اتنی خراب معاشی صورتحال کیسے ممکن؟ دیکھیے اس کے وہ کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا، ڈیویلیوشن ہو چکی ہے، وہ روپی ٹرم کے اندر بات کر رہے ہیں نا، جو چیز پہلے 100 روپے کی یا 150 روپے کی آ رہی تھی اب وہ چیز 300 روپے کی آئے گی، اور 300 روپے کی آئے گی تو اس کے نتیجے کے اندر ٹیکس بھی 300 پہ اکٹھا ہوگا، تو وہ تو کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ ہمیں پتہ چل جانا چاہیے۔ اب دیکھیے اپنا اس میں عوام کی ریلیف کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے؟ ٹیکس اتنا ہی ہے، ٹیکس کی ریشو اتنی ہی ہے، مطلب کہ ان کو ظاہر ہے روپی ٹرم کے اندر مہنگا ملے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو اسحاق ڈار صاحب نے اپنے جب وہ فائنانس منسٹر تھے 2013 والی گورنمنٹ میں، تو اس وقت انہوں نے تیسرے سال 40 ارب ڈالر جو تھا وہ ٹیکس اکٹھا کیا تھا، 39 کچھ ارب ڈالر۔ اس فگر کو دوبارہ ہماری اکانومی ریچ نہیں کر پائی اگر ہم ڈالر ٹرم کے اندر دیکھیں تو، روپی ٹرم کے اندر ہم اس سے بہت اوپر چلے گئے، ڈبل سے بھی اوپر چلے گئے، لیکن ڈیویلیوشن ہو کے تو ڈالر 100 سے سلپ ہو کے تو 278 پہ جا کے ٹھہرا ہوا ہے نا اس وقت، تو اس کو ہم ابھی تک میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سال کوشش کریں گے کہ ہم روپی ٹرم کے اندر میٹ کر۔ ٹھیک، رضی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ IMF نو ڈاؤٹ سخت شرائط لاگو کر رہا ہے، گراس میٹرنگ جو ہے وہ سر فہرست ہے اس وقت، جس پر عوام جو ہیں وہ شدید تحفظات کا شکار ہو رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں اس حوالے سے بات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔